हेलो दोस्तों, जीएस विद फन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ओशियन करंट्स के बारे में डिस्कस किया था। और आज आप लोग जैसे थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही है कि आज हम लोगों ने एक नया टॉपिक कंप्यूटर से ले रखा है, वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्यों इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये भी जानेंगे। और उन पार्ट्स में या उन जनरेशन्स की क्या क्या खासियत थी, क्या क्या कमियां थी, क्यों पहले जनरेशन की कंप्यूटर दूसरे जनरेशन की कंप्यूटर अच्छे होते थे पहले की तुलना में। तो इन चीज़ों को लेकर के आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसा क्या था। तो बहुत साल पहले जो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था और आज भी किया जाता है, पहले के कंप्यूटर्स और आज के कंप्यूटर्स में बहुत अंतर है। कंप्यूटर में समय के साथ काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आज के समय में कंप्यूटर के काफ़ी मॉडर्न और एडवांस देखने को मिलते हैं, लेकिन पुराने समय में कंप्यूटर इतने मॉडर्न और एडवांस नहीं हुआ करते थे। लेकिन बदलते समय के साथ कंप्यूटर के क्षेत्र में सुधार हुआ है, जिसमें काफ़ी समय लगा। पहले के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन आज के कंप्यूटर साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और इनकी स्पीड यानी कि गति भी तेज़ होती है। अब इसको सरल भाषा में अगर हम समझें तो क्या कह सकते हैं कि अगर इसको सरल भाषा में समझें तो वह टाइम पीरियड जिसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, इसी टाइम पीरियड को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहते हैं। कंप्यूटर की तकनीक को विकसित होने में लगभग 5 पीढ़ियाँ लग गई, इसलिए कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती हैं। इतना क्लियर है। तो चलिए आज जानते हैं कि पहली पीढ़ी कब से लेकर के कब तक की चली थी। तो जो पहली पीढ़ी थी वो 1940 से लेकर के 1956 तक की थी, यानी 1940 से 1956 के बीच में चली। इतना क्लियर है। तो इसमें ऐसा क्या हुआ था कि जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो साइज़ में काफ़ी बड़े हुआ करते थे। आप इनके साइज़ का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन कंप्यूटर को रखने के लिए एक कमरे की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि इसकी पिक्चर मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो जो पहले पीढ़ी का कंप्यूटर था वो साइज़ में बड़ा हुआ करता था। बल्कि ये तो आप एक बहुत छोटा सा पोर्शन आप फ़ोटो में देख पा रहे हैं। इसको हम किसी वजह से हमने आपको ये फ़ोटो दिखाई है, जो कि एक्चुअल साइज़ में करीबन एक कमरे के बराबर वो कंप्यूटर हुआ करते थे, साइज़ में इतने बड़े होते थे। जैसे कि हमने शुरुआत में बताया आपको कि इसकी शुरुआत जो थी वो 1940 से 1956 के बीच में हुई थी। तो टेक्नोलॉजी का इतना विकास नहीं हुआ था कि जो भी इक्विपमेंट्स आते थे वो साइज़ में बड़े हुआ करते थे। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर में जो कांच के बने वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था, इनमें हज़ारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इन कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था। अब वैक्यूम ट्यूब का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसे होते थे। अभी इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे वैक्यूम ट्यूब्स हैं। इवन यहीं पे ही नहीं, इधर साइड भी बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, यानी कि ये बहुत सारे हज़ारों, दसों हज़ार, पचासों हज़ार की संख्या में हुआ करते थे। इतना क्लियर है। तो जब ये वैक्यूम ट्यूब्स को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स जब एक बल्ब की तरह होते थे। हम लोगों के घर में एक बल्ब लगता है, तो जब आप बल्ब जलाते हैं तो काफ़ी समय तक जलता है, तो वो हीट करने लगता है, जिसे हम लोग अपने हाथों से नहीं टच कर सकते। इवन आप कभी बेकरी की शॉप पे भी देखते होंगे तो वहाँ पे पेटीज़ और ये सब चीज़ें, समोसे को गर्म रखने के लिए एक कांच के चेम्बर में क्या करते हैं, कांच के चेम्बर में जो है उसको रख करके वहाँ पे बल्ब जला देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो एरिया जो होता है जिसके अंदर जलाया जाता है वो हीट करता है। सोचिए एक बल्ब से यहाँ हज़ारों की संख्या में बल्ब होते थे, तो वो जब जलते थे एक साथ और लार्ज क्वांटिटी में जलते थे तो सोचिए कितनी हीट होती थी। यही पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की सबसे बड़ी कमी थी। आइए और चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। ये तो अभी हमने वैक्यूम ट्यूब के बारे में, और ये हमेशा ध्यान में भी रखिएगा कि पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज़ हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। इसकी पिक्चर को भी अभी हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि एक्चुअल में दिखती कैसी थी। इसको आप एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे बाइक्स होती हैं, कार होती हैं, उसमें जो लाइट होती है आगे जो बल्ब लगता है, वो सेम उसी टाइप का दिखता है। इतना क्लियर है। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर इतने एडवांस और मॉडल नहीं हुआ करते थे, इनमें काफ़ी कमियां थीं। ये कंप्यूटर का काम करते वक्त जल्दी गर्म हो जाया करते थे और रिलायबल नहीं हुआ करते थे, यानी कि विश्वसनीय नहीं हुआ करते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग गणना करने, डेटा के को स्टोर करने और वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था,
इन कंप्यूटरों में प्रोसेसिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था और ये बिजली भी बहुत खर्च करते थे। अब सोच लीजिए इतने सारे वैक्यूम ट्यूब्स अगर जलेंगे तो उतनी ही ज़्यादा बिजली की भी तो खपत होगी ना। अब पहले के जो कंप्यूटर होते थे उनके उदाहरण क्या क्या हो सकते, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते थे। तो आपने सुना होगा पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे वो ENIAC होते थे। ENIAC यानी कि आपको हम दिखाना चाहेंगे, इसी स्क्रीन पर लिख करके दिखा दें, ENIAC ये होता था ENIAC। ओके, इतना क्लियर है। अब एक और कंप्यूटर हुआ करता था, वो क्या होता था, EDVAC, EDVAC, EDVAC। ओके, और एक और होता था, वो क्या होता था, UNIVAC, UNIVAC। इन सब नाम के हम फुल फॉर्म्स भी आपको हम बताएंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। और इसमें होते थे IBM 701, EDSEC होता था, EDSAC, IBM 650। ये सारे क्या होते थे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम हुआ करते थे। इतना क्लियर है। और इसमें कुछ जैसे कुछ खामियां हमने बताई तो कुछ फ़ायदे भी हुआ करते थे। वो क्या होते थे कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर का डेटा यानी जो कैलकुलेशन होती थी बहुत तेज़ गति से हुआ करती थी। ये मिली सेकेंड में गणना कर सकते थे। उस समय वैक्यूम ट्यूब आसानी से मिल जाया करते थे। वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी ज़्यादा महंगी नहीं थी। इन कंप्यूटरों को साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तौर पे काम कर सकते थे। इन कंप्यूटरों में इंफॉर्मेशन डाटा को स्टोर करने की क्षमता काफ़ी थी। अब डिसएडवांटेजेस क्या थे, वो तो अभी हमने जो बताया वो तो बहुत मिनिमम क्वांटिटी में थे। अब जान लेते हैं कि और क्या क्या थी। जैसे कि बिजली की खपत बहुत ज़्यादा करते थे, गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी। तो जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे वो तो पहले के साइज़ में तो बहुत बड़े हुआ करते थे, जैसे कि कमरे के साइज़ के होते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर काम करते समय काफ़ी गर्म हो जाया करते थे। कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती थी। सोच लीजिए कंप्यूटर सिस्टम चलाने के लिए बिजली का खर्च प्लस और किस चीज़ का खर्च, AC चलाने का खर्च, तो बिजली की खपत डबल हो जाया करती थी। अपने बड़े आकार के कारण ये बहुत अधिक मात्रा में बिजली इस्तेमाल करते थे। इन कंप्यूटरों को मेंटेन करने के रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। ये केवल मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और इसमें प्रोग्रामिंग करना भी एक कठिन कार्य था। इतना क्लियर है। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये हमने एक पिक्चर ले रखी है, किसकी, वैक्यूम ट्यूब की, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट जनरेशन के बारे में डिस्कशन किया ना। तो ये देख सकते हैं कि ये जो है ये पूरी एक वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर में होते थे तो जो सारे सिस्टम मतलब जो सिस्टम होते थे उन सब में कम से कम 1000 या 10,000 या 50,000 के क्वांटिटी में, जिस हिसाब से जिस साइज़ का कंप्यूटर सिस्टम हुआ करता था उस साइज़ के क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे। उतने सारे लगते थे। अब सोच लीजिए कि इसके अंदर बीच में एक फिलामेंट होता था जो जलता था और जलने की वजह से उसमें हीट आती थी, हीट होती थी। हीट की वजह से वो क्या करता था, गर्मी पैदा करता था, जिसकी वजह से हमको एयर कंडीशन लगा करके उसे ठंडा करना पड़ता था ताकि काम करना आसान हो सके, जिसकी वजह से बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती थी। इतना क्लियर है। तो ये हो गई फर्स्ट जनरेशन की जानकारी। तो आइए अब जानते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या खासियत थी और क्या क्या कमियाँ थी। स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे हैं कि हमने ट्रांजिस्टर का शेप ले रखा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि इसकी पीढ़ी कब से कब तक शुरू हुई थी। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की जो शुरुआत हुई थी वो 1956 से हुई थी। इसका अंत जो हुआ था वो 1963 में हुआ था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, जो कि ये अभी हमने आपको दिखाया ना, ये ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ करता था। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफ़ी छोटे होते थे। ठीक है, वो साइज़ में बड़े होते थे लेकिन ट्रांजिस्टर छोटे होते थे। ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का साइज़ पहली पीढ़ी के मुकाबले छोटा हो गया। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, अभी हम आपको उसकी फ़ोटो भी दिखाते हैं कि कैसे वो पहले सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर कैसे दिखते थे और साइज़ में कितने छोटे होते थे। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो कंप्यूटर सिस्टम हुआ करते थे वो द्वितीय पीढ़ी के थे, यानी कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के ये सिस्टम हुआ करते थे। तो देख पा रहे हैं कि पहले के जो बॉक्सेस होते थे, जो केबिन्स होते थे, वो बड़े बड़े साइज़ के होते थे, लेकिन इस बार इसमें छोटे छोटे साइज़ के होते थे। छोटे छोटे इसमें ट्रांजिस्टर्स इसमें फिट किए जाते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा की फीडिंग की जाती थी। यहाँ पे ये बैठ करके मॉनिटर करते थे कि डेटा का प्रोसेस कैसे कैसे चल रहा है। इतना क्लियर है। तो आइए अब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं।
जैसा कि अभी हमने बात की कि पहले के मुकाबले ये काफ़ी छोटे हुआ करते थे। ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का साइज़ पहले की पीढ़ी के मुकाबले बहुत छोटा हो गया था। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी सस्ते थे, साइज़ में छोटे थे, ज़्यादा रिलायबल थे और काफ़ी तेज़ काम करते थे। इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया था। इतना समझ में आया? इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। अब जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते थे? तो उसके जो एग्जाम्पल्स होते थे वो क्या थे? यूनिवैक, पहले क्या था? एडसेक एडवैक था, अब की बार क्या है? यूनिवैक। ठीक, और ये इसमें नंबर भी था 1108। इतना क्लियर है? तो जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था उसको हम लोग यूनिवैक के नाम से जानते थे। ठीक है, फिर उसके बाद इसी जनरेशन में एक और कंप्यूटर था जिसका नाम था CDC 1604। ठीक है, ये था। देन उसके बाद हनीवेल था, फिर उसके बाद IBM 7094 था। तो ये जो कंप्यूटर सिस्टम थे ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम थे जिनके नाम अभी मैंने लिए। अब इसमें कुछ फ़ायदे भी थे, पहले की तुलना में कुछ फ़ायदे थे। वो क्या क्या थे? पहली पीढ़ी की तुलना में इस पीढ़ी के कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी छोटा था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय जल्दी गर्म नहीं होते थे। ये अपने छोटे आकार के कारण कम बिजली खर्च करते थे। ठीक है, दूसरी पीढ़ी वाले कंप्यूटर के काम करने की स्पीड काफ़ी अच्छी थी। ये डेटा को माइक्रो सेकेंड्स में कैलकुलेट कर लेते थे। पहली पीढ़ी के मुकाबले दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मेंटेन करना आसान था। पहली पीढ़ी की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर सस्ते थे, बल्कि इनकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा थी, यानी कि रिलायबिलिटी भी ज़्यादा थी। हाँ, अब कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे। वो क्या क्या थे? दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर कम गर्मी पैदा करते थे, फिर भी इनके लिए ठंडा रखने की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, मतलब AC लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर को लगातार मेंटेन रख रखाव की ज़रूरत पड़ती थी। इसका इस्तेमाल केवल कुछ विशेष काम को पूरा करने के लिए ही किया जाता था। पहली पीढ़ी की तरह इस पीढ़ी के कंप्यूटर भी इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। इतना क्लियर है? अब देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे मशीन्स लगे हुए हैं जिनमें हम लोग डेटा की फीडिंग करते थे और जिसे यहाँ से मॉनिटर किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। जैसा कि अभी शुरुआत में हमने आपको दिखा ही दिया था कि ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है, ये अभी हमने दिखाया ही था। और अभी भी देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कैसे थे, यानी कि वो वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले बहुत छोटे हुआ करते थे, उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटे हुआ करते थे। ठीक है, तो आइए अब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो 1964 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका अंत 1971 में हुआ था। तीसरी पीढ़ी आने तक कंप्यूटर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास हो चुका था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर और भी ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न हो गए थे। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर की जगह पे IC आ गया था, यानी कि ट्रांजिस्टर की जगह जो है IC ने ले ली थी। आप पोर्शन देख पा रहे हैं कि ये क्या है? ये IC है, IC, जिसका हम लोग फुल फॉर्म तो जानते ही हैं। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, फुल फॉर्म्स वाले वीडियो में हम इसको पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद क्या आता है कि IC की तरह चिप है जो सिलिकॉन से बनी होती थी, इसलिए इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल थे, यानी पहली और दूसरी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिलायबल थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की काम करने की स्पीड पिछले दोनों पीढ़ियों से काफ़ी बेहतर थी। इंटीग्रेटेड चिप आने के कारण कंप्यूटर का साइज़ काफ़ी छोटा हो गया था। इसके साथ साथ मेमोरी की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल, पास्कल आदि का यूज़ किया जाता था। ठीक है, अभी हम लोग जो है लैंग्वेजेस की पे टर्न अप हो चुके थे, यानी पहले जो क्या था पंच कार्ड का यूज़ होता था। इस पीढ़ी में क्या होने लगा कि लैंग्वेजेस पे आने लगे, हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम लोगों ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू यूज़ करना शुरू कर दिया था। अब इसके कुछ एग्जाम्पल थे, वो एग्जाम्पल क्या थे? IBM 370, IBM 370 या 370 भी आप कह सकते हैं। दूसरा क्या था? PDP-11, PDP-11। ठीक है, ये थे। देन इसी में एक और आया था यूनिवैक 1108, यानी 1108। देन इसी में एक हनीवेल जो पिछली पीढ़ी में था उसका 6000 वर्जन आया, फिर DEC सीरीज़ आया, फिर ICL आया 2900। इतना क्लियर है? अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या एडवांटेजेस थे, क्या क्या फ़ायदे थे।
तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का आकार पिछले दोनों पीढ़ियों के मुकाबले काफ़ी छोटा था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर काम करते समय बहुत कम बिजली खर्चा करते थे। पिछले दोनों जनरेशन की तुलना में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी कम गर्मी पैदा करते थे। इसमें डेटा को कैलकुलेट करने की स्पीड काफ़ी अच्छी थी। इस कंप्यूटर को मेंटेन करके रखना काफ़ी आसान था। पिछले दोनों जनरेशन की तुलना में तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता काफ़ी ज़्यादा थी। ये कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। इनमें प्रोग्रामिंग करना आसान था। तो ये कुछ फ़ायदे थे जो पिछले दोनों पीढ़ियों में ये ज़्यादा थे इसमें। ठीक है, अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नुकसान थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भी कम गर्मी पैदा करते थे, परंतु फिर भी इनको ठंडा रखने की आवश्यकता पड़ती थी। आईसी चिप को बनाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि आईसी चिप, जैसे अभी हमने ट्रांजिस्टर देखा है, तो ट्रांजिस्टर का ही साइज़ छोटा करके कई सारे ट्रांजिस्टर्स को एक सीरीज़ में लगा करके ही इसको आईसी का रूप दिया जाता था। इतना क्लियर है? आईसी का रूप दिया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी महंगे आते थे। उस ज़माने में आईसी चिप को रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। आईसी चिप के साथ काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड वर्कर की आवश्यकता पड़ती थी। इतना क्लियर है? ये हम बता चुके हैं आपको कि ये जो आईसी चिप है ये हमारी कौन सी जनरेशन में यूज़ होती थी? फोर्थ जनरेशन में। क्लियर है? अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। माफ़ कीजिएगा, अभी इससे पहले मैंने बोल दिया था फोर्थ जनरेशन, बल्कि वो थर्ड जनरेशन में थी और बताने में गलती हुई, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। चलिए बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। अभी हमने थर्ड जनरेशन की बात की थी जिसमें आईसी यूज़ हुई थी। फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक चिप है जिसको हम लोग VLSI के नाम से जानते हैं। अब VLSI क्या होता है वो भी अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1970 से लेकर के 1985 के में अंत हुई थी। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर ने ले ली थी। माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग LSI या VLSI के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? LSI का फुल फॉर्म अगर हम कहें तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। इतना क्लियर है? चौथी पीढ़ी आने के बाद कंप्यूटर और भी ज़्यादा आधुनिक हो गए। इस पीढ़ी आते ही कंप्यूटर के काम करने की क्षमता और स्पीड दोनों ही बढ़ गई। इस जनरेशन के कंप्यूटर के छोटे साइज़ में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स उपलब्ध करवा दिए गए, यानी या कह सकते हैं कि इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो गया और इसके साथ साथ कंप्यूटर के सारे फीचर्स भी इंस्टॉल हो गए। इस पीढ़ी में रियल टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ आदि को सपोर्ट करते थे। इतना क्लियर है? इस पीढ़ी के कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर कहा जाने लगा, इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। आम लोगों के पास भी धीरे धीरे ये कंप्यूटर्स पहुंचने लगे, जो कि साइज़ में पहले की तुलना में काफ़ी छोटे हो गए थे। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है, यानी एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है IBM 5100। क्या था? IBM 5100। ठीक है, देन ALTAIR 880। ठीक है, चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या फ़ायदे थे बाकी सारी जनरेशन के मुकाबले। जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो स्पीड में पिछले पीढ़ियों की तुलना में काफ़ी अच्छी स्पीड थी इसकी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर साइज़ काफ़ी छोटे होते थे। इन कंप्यूटरों को मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये कंप्यूटर सस्ते होते थे और आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, यानी आम लोगों को भी उपलब्ध होते थे। इन कंप्यूटरों को बहुत कम AC की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि ये बहुत कम गर्मी पैदा करते थे। ये इस पीढ़ी के कंप्यूटर ज़्यादा रिलायबल थे पहले की तुलना में और ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। अब जहाँ फ़ायदा है वहाँ उसका लॉस भी कुछ ना कुछ होगा, डिमेरिट्स। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे, यानी कि इसकी कमियां क्या क्या थी। वैसे तो पहले की जनरेशन की तुलना में इसमें ज़्यादा कमियां तो नहीं थी, ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं थे, लेकिन कुछ थे। जैसे कि इस जनरेशन के में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर को बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती थी। यही कुछ जो थे वो डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, इतना क्लियर है? अब जानने की कोशिश करते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को तो आप लोगों ने इमेज के थ्रू जान ही लिया होगा कि ये कैसे और क्या कौन से एरा का है। जैसा कि आज हम सब लोग देखते ही आ रहे हैं, पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो
जो थे वो अभी तक की, जैसे कि पहले से लेकर के अभी तक की एज इट इज़ चलते आ रहे हैं और इनमें लगातार कंटिन्यूसली एक विकास की प्रोसेस चलती जा रही है, यानी डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती जा रही है। अब ये क्या थे, ये पहले की तुलना में एडवांस थे। आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों की तरह ही व्यवहार करते हैं। पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो एआई, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, करते थे। वर्तमान समय में कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी चल रही है और यह कंप्यूटर की आखिरी पीढ़ी है, यानी कि जो अब तक की चलती आ रही है उसमें ये पीढ़ी आखिरी है। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि भाषा C++, जावा और .NET आदि का उपयोग किया जाता है। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और रोबोट बनाने के लिए भी किया जाता है। आजकल गेम के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा स्पीड पाई जाती है और इनके काम करने की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा है। धीरे धीरे कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी को और भी ज़्यादा विकसित किया जा रहा है ताकि यह और भी ज़्यादा एडवांस हो सके। अब इसके कुछ एग्जांपल्स तो आप सभी लोग आज की डेट में सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा इंडिया का एक सुपर कंप्यूटर है जिसको हम लोग परम के नाम से जानते हैं। इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है उसको किस नाम से जानते हैं? परम। ओके, परम नाम से जानते हैं। यह आप लोग एग्ज़ाम्स में भी आता है, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स में भी आता है कि जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है। तो सुपर कंप्यूटर जो है वो परम नाम से जाना जाता है। लैपटॉप्स आज की डेट में लगभग सभी के घर में होता है। डेस्कटॉप यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो डेस्क के टॉप पर रखा जाता हो, यानी कि डेस्क पे रखा जाता हो। वर्क स्टेशन, गेम्स खेलने वाले लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। नोटबुक, जो कि हम लोग एक नोट पैड के थ्रू यूज़ करते हैं। ओके, तो अब इन फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर्स में भी कुछ एडवांटेजेस थे। वो क्या थे? इस कंप्यूटर की स्पीड पिछली सभी पीढ़ियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा थी। इन कंप्यूटरों की रिपेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इस कंप्यूटर का साइज़ पिछले सभी पीढ़ियों के मुकाबले बहुत छोटा है। अपने छोटे साइज़ के कारण फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी हल्के होते हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर को मेंटेन करके रखना नहीं पड़ता था। इनको कभी भी ये ले जाया जा सकता है, कहीं पे भी आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ला सकते हैं। जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन भी हमारा एक छोटा कंप्यूटर का रूप ही तो है, जिसे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अब इनमें क्या डिमेरिट्स हैं, यानी डिसएडवांटेजेस हैं? इस कंप्यूटर को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अब जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है उसका यूज़ तो करेंगे, लेकिन उसका मिसयूज़ भी बड़ी आसानी से हो जाता है। जैसे कि हम लोग बैंकिंग करते हैं तो बैंकिंग करते समय हम बाय मिस्टेक हमारे पासवर्ड्स हैकर्स के पास चले जाते हैं। इन कंप्यूटर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी तक एआई को पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया। यानी एआई को अभी पूरी तरीके से यानी सिक्योर्ड वे में डेवलप नहीं किया जा चुका है। मतलब कि वो आपके एआई हेल्प तो करेगा, लेकिन आप किस वे में आप उसको हेल्प ले रहे हैं। अब सरल भाषा में अगर समझें तो एआई, आप चाहते हैं कि कुछ भक्ति से रिलेटेड अगर हमको वीडियो दिखे, कुछ सॉन्ग से रिलेटेड वीडियो दिखे, आप 2-4 बार अगर उसे सर्च करेंगे तो एआई समझ जाएगा कि आपको इसी से रिलेटेड ही वीडियो दिखानी है। तो वो क्या करता है, एआई आपको उसी तरह की वीडियो को दिखाता है। लेकिन अगर मान लीजिए क्या हो कि कोई टेररिस्ट है, कोई क्रिमिनल है, वो उस टाइप की चीज़ों को सर्च करे, एक तरीके से देखा जाए तो हैकर की भी हेल्प तो एआई ही कर रहा है ना। तो हमको इस तरीके से अभी पूरी तरीके से एआई को डेवलप करना है कि वो सही और गलत को पहचानने में सक्षम हो, कैपेबल हो, कि कहाँ पे हमको किस चीज़ के लिए किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। इतना क्लियर है आप सभी को? ठीक है, अब हम आपको एक बार फिर से दोहरा कर बता दे रहे हैं कि कौन सी पीढ़ी किस ईयर से किस ईयर तक चली। जैसे कि अभी हमने शुरुआत में बताया था, फर्स्ट पीढ़ी कब से कब तक चली थी? 1940 से 1956 तक, दैट मीन्स 1940 से 1956 तक। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर 1956 से 1963, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर 1964 से 1971 एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या था? 1971 से 1985। और जो हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो 1985 से करंट यानी प्रेजेंट सिनेरियो में भी अभी भी चल रहा है और अभी कुछ फ्यूचर जनरेशन में यानी कि अभी आगे भी चलता रहेगा कुछ ईयर्स तक की। इतना क्लियर है सबको? इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
हाँ, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियोस, इस तरह की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है और इस तरह की वीडियोस को और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरों की हेल्प के लिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी कंप्यूटर जनरेशन की नॉलेज हो, या अन्य कई भी वीडियो हैं जिसको मैंने रिलीज़ किया है उससे रिलेटेड उनको भी इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।